बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोफेसर के साथ में इफ्तार का आदमी। सबसे बड़ी खबर फॉर्मेशन कमांडर का इजलास है। बड़ा ही अहम इजलास है, 4 रोज़ा इजलास है। इसमें तमाम फ़ौजी क़यादत शरीक है। इस इजलास में कुछ अहम फैसले हैं और कुछ यानी पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से अहम पॉलिसीज़ तय की जा रही हैं। जर्नैलों की बड़ी मीटिंग है और उस मीटिंग में ब्रिगेडियर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, कोर कमांडर, फॉर्मेशन कमांडर, DGI MI के हेड, ये सब शरीक है। तो इस इजलास में क्या हो रहा है, एजेंडा क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खान पर जो चार्जशीट है वो सामने आना शुरू हो गई है और खान साहब अपने जुर्म का इकरार भी कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी कब हो सकती है और मुकदमा कब चलेगा और मुकदमा किस अदालत में चलेगा, खुद खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है, बल्कि शायद उनको यकीन है कि उनके खिलाफ मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में चलाया जाएगा। इससे पहले ये गुमान किया जा रहा था कि खान साहब को हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है और खान साहब जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे थे उससे ये लगता था कि उन्हें उम्मीद है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उनके खिलाफ इस 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अब वो इस बात पर आ चुके हैं और उनको शायद ये रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया है या उनसे क्या हो गया या उनकी जमात किस तरफ चल निकली है। तो वो 9 मई का वाक़या है। 9 मई जो है वो पाक फ़ौज के लिए 9/11 है और खान साहब उसके मेन जो है वो किरदार है। तो अब वो इतराफ़ भी कर रहे हैं। ये इतराफ़ उन्होंने कैसे किया आपको बताएंगे। इसके अलावा आर्मी एक्ट के तहत जिन अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, 50 से ज़्यादा मुकदमात है, एक का दिन में उनके फैसले आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब की रुखसती में बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। आज वो एक अहम केस की समाअत करेंगे और मुमकिन ये है कि ये उनके आखिरी 1-2 केसेस में होगा। वो जा रहे हैं और फिर उनके जाने के बाद क्या होगा उस पर बात करेंगे। परवेज़ इलाही की जो है वो जेल में पहली रात कैसे गुजरी, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो कि 2 दिन बाद सामने आई है, लेकिन स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा बजट आ रहा है और बजट में कौन से नए टैक्स लग रहे हैं, रिलीफ क्या दिया जा रहा है, क्योंकि बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे तो उड़ गए हैं, और वो इसलिए कि माशाल्लाह इस हुकूमत ने 1 साल में इतना कर्ज ले लिया जो नवाज शरीफ ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में नहीं लिया था। और जितना कर्ज जो है वो इमरान खान साहब 4 साल में ले चुके हैं, उसके लगभग पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने 1 साल में कर्ज ले लिया है। तो हालात इस कदर ख़राब हैं जिसका शायद अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो मीडिया के ऊपर अपीयरेंस है वो कम हुई है, तो दीगर खबरें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं जिनमें बजट, कर्ज, महंगाई और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं कि अक्खा खुलियाँ रह गई हैं। इस बात के बावजूद कि इमरान खान साहब का अब सियासत में शायद ही कोई अमल दखल हो, लेकिन जो मौजूदा सियासी सेटअप है या हुक्मरान है उनके गले में एक ढोल पड़ गया है जिसको बजा रहे हैं, लेकिन ये ढोल उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन कमांडर के इजलास के हवाले से। इस इजलास में बहुत ही यानी अहम फैसले हो रहे हैं। ये इस लिहाज से गैर मामूली इजलास है कि ये 4 रोज़ के लिए बुलाया गया। आखिरी जो इजलास हुआ था वो शायद जून 2022 में हुआ था, जिसको हेड किया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। और उसके बाद फिर ये इजलास है, ये 82वां इजलास है, 81वां या 82वां इजलास है, जिस पहली बार आर्मी चीफ आसिम मुनीर नवंबर में जब वो आर्मी चीफ बने थे, उसके बाद वो पहली दफ़ा इस इजलास की क़यादत कर रहे हैं। तो जनरल आसिम मुनीर के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने 1 साल से भी कम अरसे में ख़ुद को मनवा लिया है, अपनी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कर ली है और उनकी फ़ौज के अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा कमांड है और उनकी पूरी तवज्जो जो है वो अपने मामलात की जानिब है। और पहली मरतबा पूरे 1 साल में फ़ौज पर करप्शन के हवाले से कोई एलिगेशन सामने नहीं आया, जो इससे पहले यानी साबका दौर के आखिरी अशरे में बहुत बातें सुनी जाती थी। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत सी बातें सामने आती थी कि उन्होंने कोई सेफ हाउस बनाए हुए हैं जहाँ पर ज़मीनों के लेन देन होते हैं, कब्ज़े होते हैं। फिर आपको पता है कितना बड़ा केस जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस है इमरान खान साहब के ऊपर अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से, उसमें भी एक और बड़ा करैक्टर है जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद है, जो उस वक्त के DGI थे। तो अपने वक्त का DGI भी करप्शन के अंदर यानी इन्वॉल्व था, जो कि
मौजूदा सेटअप के हवाले से इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन खास साहब और उनके जो माइती हैं और उनका जो मीडिया है या कुछ लोग हैं जिनके पास ये खबरें हैं कि खास साहब को ये उम्मीद है कि उनकी बचत का एक रास्ता ये भी है कि फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए। अब ये उनकी खुशफहमी है, खाम ख्याली है, या फिर ये चूँकि ये खबर या ये यकीन उनको उनकी अहलिया दिलाती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इल्हामी अलूम की माहिर हैं और वो शायद उनके कान में कोई उनके ऊपर वो यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा हुआ कि इमरान खान की बचत का रास्ता ये कि फ़ौज के अंदर से कोई बगावत होगी। लेकिन जो कहने वाले वो कहते हैं, हमारे एक दोस्त मुमताज़ भट्टी साहब पिंडी में होते हैं और उनका फ़ौज से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत अरसे से वो डिफेंस को डील करते हैं, तो उनकी खबर है, उनके मुताबिक फ़ौज के अंदर जो है वो आर्मी चीफ की बहुत ज़बरदस्त कमांड है और पहली बार जो है वो DGISI, DGMI और DGC वो लोग हैं जो कि आर्मी चीफ के बहुत ही काबिल एतमाद साथियों में से है और उन्होंने जिस जिस ओहदे पर जिस जिसकी चाहत करनी की है उसमें उन्हें कोई रुकावट पेश नहीं आई। दूसरा ये कि फ़ौज के अंदर यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो मौजूद है। उनके होते हुए फ़ौज के अंदर इस किस्म की कोई इतरा कोई भी आसार ऐसे नहीं कि उसमें बगावत हो, बल्कि इसके बरक्स फ़ौज जो है वो 9 मई के वाक़यात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले चुकी है। जो इमरान खान साहब का जिन पे तकिया है वो है रिटायर्ड फ़ौजी हजरात जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें वेटरन्स कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक तंजीम भी बनाई हुई थी, एक्स सर्विस मैन, और वही लोग हैं जो कि इमरान खान साहब से राब्ते में, शायद उनके जो फैमिली के लोग जो अभी फ़ौज में रह गए हैं, किसी का भाई, किसी का भतीजा, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, तो शायद उनके हवाले से फैमिलीज़ के अंदर चूँकि थाट्स है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान बड़े पॉपुलर है एक्स सर्विस मैन में, फ़ौजियों के अंदर ख़ास कर चूँकि उनको एक नज़रिए के तौर पर पेश किया जा चुका है, एक मॉडल के तौर पर, एक हीरो के तौर पर जो फ़ौज के अंदर जिन लोगों को वो सिरप पिलाया गया था जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी, तो उनको अब उसकी ज़ाहिर है उनके अंदर वो मोहब्बत मौजूद है, वो सिस्टम मौजूद है। लेकिन वो बगावत कर सकते हैं, फ़ौज के किसी भी लाइन ऑफ एक्शन को क्रॉस कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। जैसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में कहा जाता था कि वो जो है असम्बली को बरतरफ कर देंगे और ये कर देंगे, लेकिन उनके बारे में भी लोगों को ये अच्छी तरह मालूम था कि वो सिस्टम के पैदावार है और सिस्टम के साथ ही खड़े हैं और वो किसी सियासी कुव्वत के साथ खड़े नहीं है। तो उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की और उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी, जो कहानियां बनाई जा रही थी, वो झूठी निकली। तो अब ये जर्नलों की बड़ी मीटिंग है, तो इसमें जाहिर है ये मामला भी डिस्कस होगा जो पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात को फ़ौज ने बड़ा सीरियस लिया हुआ है। तो कहने वाले कहते हैं कि इसके बाद जो है वो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस तरफ खड़ी है। ये बात है कि 9 मई के मुलजमान को माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो कितना कमज़ोर है, कितना ताकतवर है, जो सिविलियन के मुकदमात हैं वो कैसे अंजाम तक पहुँचेंगे, या जो फ़ौज के पास मुकदमात है उनके जल्द अभी यह नताइज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। अब मिलिट्री कोर्ट जो है वो 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है, एक हेड करता है, 2 उसके साथ मेंबरान होते हैं, एक सरबराह, 2 मेंबरान। तो 3 रुकनी जो अदालत है उनके पास 50 अफराद के मुकदमात हैं। लाहौर में 3 अदालतें हैं और 2 पिंडी में हैं जिनमें केसेस चल रहे हैं। इनमें फैसलाबाद के लोग हैं, इनमें सरगोदा के लोग हैं, इनमें पेशावर से कुछ लोग दिए गए हैं और लाहौर से कुछ लोग दिए गए। ये वो तमाम लोग और मियाँ वाली से जिनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं, तो इनके फैसले जो है वो यानी आ सकते हैं फ़ौरन। सज़ा की सूरत में इस फैसले को आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में भी चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा सिविल कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। खान साहब के दौर में 25 सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए गए थे, जिनमें 3 को सजाए मौत हो चुकी है, तो यानी सजाए मौत सुनाई गई थी। खान साहब ने अमेरिकी खबर एजेंसी रॉयटर को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनका मुकदमा जो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ 150 से ज़्यादा मुकदमा कायम किए गए जिनमें करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन ये जब केसेस अदालतों में जाते हो तो वहाँ कोई एविडेंस नहीं होता, तो ये केसेस जो है वहाँ पे उड़ा दिए जाते हैं। तो अब उनके पास कोई चॉइस नहीं, चूँकि उन्होंने मुझे रास्ते से हटाना है, तो इसलिए अब मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है। I have absolutely no doubt that the military courts are meant for me. They will have the guys who are being tried, they will have get someone to approve
become an approver, who will say that it was Imran Khan who instructed us to conduct arson. And then they will try me in the military court. Because that's the only way they're going to get me into prison. Because all the cases so far, 150 of them, the moment they go to court, they are so bogus cases, frivolous cases, they get thrown out. So their only hope, and because they are determined to get me out of the way, I think they will, the whole charade of military courts is to imprison me in the तो इसका मतलब है कि खान साहब को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है, एहसास हो गया है कि उनके खिलाफ भी जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट में चलना है। अब खान साहब की गिरफ्तारी कब हो सकती है, मुकदमा कब चल सकता है, ये सबसे अहम नुक्ता है। और कहने वाले कहते हैं खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो ईद के बाद मुमकिन है, और ईद के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद उनका मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। उससे पहले खान साहब ने जिन्ना जोर लाना लालन, खान साहब जो है वो जिस तरह अमरीकियों से मदद मांग रहे हैं और अमरीकियों को ख़त लिख रहे हैं, तो ये उनके ख़िलाफ़ एक और बड़ी चार्जशीट तैयार हो रही है और इसका उन्हें शायद मौका दिया जा रहा है कि वो गलतियां करें। तो खान साहब को जैसे जैसे यानी उनको वक्त दिया जा रहा है वो उतनी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। अब ये जो मौका दिया गया है इससे यानी PTI की जो अमेरिका में मुहिम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान को के मामलात में अमेरिका को जो मुदाखलत की दावत दी जा रही है, ये एक साजिश के तौर पर इसको लिया जा रहा है। इसकी वजह ये कि इससे पहले भी अगर आपको याद हो, पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में जो मेमो गेट स्कैंडल के तौर पर बड़ा मशहूर हुआ कि उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है पर्ची के ऊपर लिख कर, तो ये तो अब अमेरिका PTI जो है वो खुल्लम खुल्ला अमेरिका को लेटर भी लिख रही है, दावत भी दे रही है, और 86 अरकान कांग्रेस से उन्होंने PTI की दरख्वास्त पर दस्तखत भी करा ली है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 65 अरकान के दस्तखत पर मुश्तमिल लिखकर लेटर भेजा गया है, और इन सब में ये कहा गया जी कि पाकिस्तान की जो है इमदाद बंद की जाए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जो पाकिस्तान फ़ौज को इमदाद दी जाती है वो इंसानी हकूक़ के बिल से मशरूत की जाए और पाबंदियाँ लगाई जाएँ, और इस तरह की बातें की जा रही हैं। और इसके अलावा एक और इन्होंने कोई 22-23 तारीख को एक बड़ा इन्होंने वहाँ पे फंक्शन रखा हुआ है जिसमें बहुत से लोग इन्होंने बुलाए हुए हैं। तो ये मेमो गेट के बिल्कुल अगर आप देखें तो उसी का एक रेप्लिका आपको नज़र आता है। और चूँकि PTI एक सियासी जमात नहीं है और इसलिए उसकी जो वो गलतियाँ कर रही हैं वो वही गलतियाँ जो कि सियासी जमात से तवक्को नहीं की जा सकती। चूँकि ये सियासी जमात नहीं है और सियासी शऊर भी नहीं रखते, तो इन्हें वो हदूद व क़यूद का भी इल्म नहीं है और ना वो नॉर्म्स का पता है कि कौन सी बात जो है, यानी जो दूसरों के बारे में कहते हैं ना फलां हमारी रेड लाइन है, तो ख़ुद इन्हें ये नहीं पता कि मुल्क की सलामती के हवाले से भी एक रेड लाइन होती है। वो रेड लाइन ये होती है कि आप इदारों के ख़िलाफ़ जो कि स्टेट ऑर्गन्स हैं उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए इमरान खान साहब पे जो चार्जशीट है ना, वो पहली तो ये कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला किया, ये अपनी जगह बहुत बड़ी चार्जशीट है। पाकिस्तानी जो तैयारे खड़े थे वहाँ पे मियाँ वाली एयर बेस पे, उनको जलाने की, यानी पूरा एयरफोर्स का जो अड्डा है उसको जलाने की पूरी कोशिश की। तो ये एक पाकिस्तानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। तो ये 3-4 नुकात है जिनके तहत उनके और उन्होंने अपने लोगों को पहले से तैयार किया कि वो मिलिट्री इमारतों पर हमले करें। तो ये उनके खिलाफ चार्जशीट ऑलमोस्ट बड़ी पक्की है, लेकिन उसमें ये इजाफा हो रहा है कि ये जो गैर मुल्कियों से वो अमेरिका को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर, ये वही मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो पूरी कौम को बड़ा भाषण दिया करते थे कि अमेरिका की जुर्रत कैसे हुई कि उसने साइफर यानी एक पर्ची पे लिख के भेजा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये काम ना किया तो फिर उसको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये पाकिस्तानी यानी हुकूमत के मामला में मुदाखलत के मुतरादिफ है। तो उस एक छोटी सी पर्ची को इन्होंने साइफर करार देकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया, और यहाँ तो अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे और पाकिस्तान की इमदाद बंद करे या इमदाद को मशरूत करे। तो ये उनके खिलाफ बहुत बड़ा चार्जशीट है। 2010 या 11 की बात है, 11-12 की बात है, जब पीपल पार्टी की हुकूमत को मेमो गेट के मामले में यानी उस वक्त फ़ौज जो है खासी यानी एग्रेसिव हुई थी और ये मामला फिर कोर्ट में चला गया था। जब ये पता चला कि हुसैन हक्कानी जो थे पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर थे, उन्होंने अमेरिकी फ़ौजी सरबराह एडमिरल माइक मोलन को एक ख़त दिया था जिसमें सिविल हुकूमत की जानिब से उसामा बिन लादेन की अमेरिकी हमले में हलाकत के बाद
दाखिली बेचैनी से निपटने के लिए फौज के खिलाफ मदद तलब की थी। यानी ये इन्होंने कहा था कि फौज साढ़े तख्ता उलट सकती, साड़ी मदद करो। लेकिन ये चूंकि कहीं साबित नहीं हुआ था, हक्कानी ने भी इससे इनकार किया और फिर अदालती कमीशन ने भी इसका जब फैसला किया, ये काजी फाइज़ा का फैसला था जिसमें उन्होंने हक्कानी को मुतनाज़ा मेमो तहरीर करने का कसूरवार करार दिया था और ये बताया था कि हुसैन हक्कानी साबिक सफीर जो पाकिस्तान से वफादार नहीं थे। तो अब जो पीटीआई कर रही है वो उससे 1000 गुना ज़्यादा कर रही है। तो इमरान खान के खिलाफ जो इल्ज़ामात है उनकी तादाद बढ़ भी रही है और वो ज़्यादा साउंड भी हैं। तो खान साहब को मुझे लगता है ये वक्त जो दिया गया है उनको इक़्तिदार से निकालने के बाद वो मज़ीद गलतियाँ कर रहे हैं और उनको बजाय अपने मामलात को सुधारने के और कोई दरमियानी रास्ता निकालने के, सियासतदान को दरमियानी रास्ता निकालना आता होता है। नवाज शरीफ सजाए मौत के सेल में बंद थे, लेकिन फिर वक्त बदला और उन्होंने मामलात अपने सेटल किए, किसी भी तरीके से किए, वो निकल गए उसमें से और दोबारा फिर मुल्क के वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो को इस मुल्क से एग्ज़ाइल खुद साख्ता जिलावतन होना पड़ा, लेकिन वो सियासी मामलात सियासी तरीके से हल करने के बाद इस मुल्क में वापस आई और उनकी शहादत हो गई, वरना वो वज़ीर-ए-आज़म बनने में से उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, वो जिस तरह वापस आई थी। तो इमरान खान साहब उसकी बजाय बदस्तूर मज़ाहमत पर आमादा है और उनको उनकी जो गलत फहमियाँ हैं उनकी वजह से सब कुछ ये भुगतना पड़ा। तो उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, मुकदमा जो है वो ईद के आसपास उनकी या उस ईद के बाद गिरफ्तारी होगी और फिर उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, ये जो मेरी इतलात है। हाँ साहब ने एक वो भी शेयर किया, एक रुकने सूबाई असम्बली जो कि सिंध से ताल्लुक़ है, उन्होंने एक ख़त लिखा है मुबैना तौर पे। तो अब बात जो है ना वो पाकिस्तानी सियासत में रुकों पे, ख़तों पे, इस तरह पे आ गई है। पीटीआई अमेरिका को ख़त लिख रही है और पीटीआई के अरकान इमरान खान को ख़त लिख रहे हैं। उस ख़त के मुताबिक जो मुबैना तौर पर पता नहीं उनका है कि नहीं है, लेकिन कल उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। उस ख़त को उन्होंने शेयर किया, जी मेरे पे झूठे मुकदमा बनाए गए, कारोबार तबाह किया गया, मेरे घर की औरतों तक पहुँच गए, मेरी बहनों बीवी को अगवा कर लिया है, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, मेरे सामने 2 रास्ते हैं, खुदकुशी कर लूँ या प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए। अब ये किसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, लेकिन और ये ख़त सही है झूठा है, लेकिन ये इमरान खान साहब ने शेयर किया है और ये भी हकीकत है कि मलिक शहजाद ऐवान जो है वो कल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो इतने यानी जो शख्स पार्टी छोड़ है और अपने पार्टी के सरबराह को हक़ाइक़ से आगाह कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि फिर ये मैं अगर लेटर इमरान खान को लिख रहा हूँ तो इमरान खान ये लेटर फिर मीडिया में दे देंगे और शायद ये पहला आदमी जिसने ख़त लिखा है या पहला आदमी जिसकी तरफ से ख़त जो है वो यानी मार्केट में यानी मीडिया के अंदर फ्लोट किया गया है और ये बताने के लिए कि जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़े हैं ये उनके साथ ये सलूक हो रहा है। अगर ये सलूक हो रहा है तो फिर बड़ी ज़्यादती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इमरान खान साहब की ये ज़हनी इतरा है जो कि वो अपने बचाव के लिए और ज़्यादा ख़ुद को यानी मुसीबतों में हलाकतों में डाल रहे हैं और ज़्यादा लड़ने मरने पे आमादा नज़र आते हैं। कुछ और खबरें आपसे शेयर करते हैं कि मुर्तज़ा वहाब को कराची मेयरशिप के लिए पीपल पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। उनका मुकाबला अब जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज़ नईम के साथ होगा। इसके अलावा जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 15 जून से छुट्टियों पे जा रहे हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट ही जा रही है जनाब, क्योंकि छुट्टियां हो रही है 15 जून से 11 सितंबर तक। सितंबर में जब दोबारा अदालतें खुलेगी तो चीफ जस्टिस साहब जो है उनको अलविदाई उनकी पार्टी हो चुकी होगी और उनका ये अगले 1 आध हफ्ते में यानी पूरा जो उनका अहदे जुडिशरी है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो जो नोटिफिकेशन जारी हो गया, परवेज़ इलाही साहब ने जो हवालात में रात गुजारी उसकी एक स्टोरी सामने आई है, आई दो दिन बाद है। उस वक्त आई है जब उनको एंटी करप्शन ने तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया और उन्हें गुजरावाला थाने ले गए। ये गैर कानूनी भर्तियों केस में जब गिरफ्तार किया गया। उससे पहले उन्हें एक रात लाहौर में रखा गया, फिर एक रात गुजरावाला रखा गया, तीसरी बार उन्हें फिर गुजरावाला थाने में रखा गया। तो जब उन्हें हवालात में बंद किया गया तो चौधरी पुजारी हवालात में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बड़ी बदबू है, बड़ी गर्मी है, मच्छर है, मैंने ये नहीं जाना, मेरी कुर्सी बाहर लगा दो। तो उन्होंने ऐसे ही कुर्सी मंगाई और बाहर बैठा दिया। अब परवेज़ इलाही रात भर उस कुर्सी पे बाहर बैठे रहे और हवालात के अंदर नहीं गए। ऐसा ही नहीं कहा जनाब सुबह होने लिए अब तो अंदर चले जाएँ, लेकिन परवेज़ साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मेरी 70 साल उम्र है और मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, कुछ तो लिहाज करो। तो ऐसे नहीं कहा जी कि मेरा बाप नहीं है और उसके बारे में तो आप बात ना करें। इस पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे
हेड सुहेल जफर चड्ढा का तो बाप है ना, मैं दोबारा वज़ीर आला बन गया तो तुम सबको देख लूंगा, तुम्हारे साहब समेत मैंने तुम सबके चेहरे जो है नोट कर लिए। ये पीटीआई वाले सारे इस किस्म की धमकियां लगाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी डीजी एंटी करप्शन ने तुम्हें हुक्म दिया कि मुझे रात भर सोने नहीं देना, हालांकि वो प्यारे ने कुर्सी फराहम की और इनको अंदर सोना था, जेल में सोए नहीं है, तो ये रात भर जागते रहे। कहते बार बार मेरी कुर्सी के नीचे डंडा क्यों फेर रहे हो, ताकि मैं सो ना सकूं। अब पता नहीं ये क्या माजरा था कि वो जब कुर्सी पे बैठे होते तो एएसआई को नीचे उनकी कुर्सी का डंडा फेरता था, क्यों फेरता था मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब रात भर उनकी जो तूतकार होती रही, एएसआई को धमकियां देते रहे। और सुबह जब उन्हें पेश किया गया तो उनकी जो है ना वो हालत ख़राब थी। उन्होंने कहा मेरे लिए डाइट कोक लेकर आओ, तो वह मुलाजम इनके चमचे आसपास होते हैं ना, तो किसी ने हवा दी, किसी ने कंघी निकाली, जो सब वाल सीधे कर लो, एक जूस और पानी लेकर आओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ डाइट कोक लेकर आओ और तुम जूस और पानी की बोतलें लेकर आ गए हो। तो यानी ये सारा मामला है। 14 फरवरी की जो पहली रात थी ना, जो जेल में हवालात में गुजरी, जो पहली रात लाहौर में थी वो तो उनको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, गद्दा और जनाब एक अलग कमरा, और गुजरांवाले में भी ऐसे हुआ। तीसरी रात फिर उनको ज़रा भारी गुजरी उनके ऊपर। लेकिन स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जी, वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए का कर्ज लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजबूरी कर्ज का हुजम 43,705 अरब रुपए था, यानी इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। अप्रैल 2023 में ये 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो एक साल के अरसे में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्ज लिया गया है, यानी 41 अरब रुपए यौमिया कर्ज। और एक साल में मजबूरी मुल्की कर्ज का 34% कर्ज लिया गया, जितना कर्ज टोटल सी उसका 34% एक साल में ले लिया। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदन वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिए।